गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी अर्थात व्यक्तित्व के निर्धारक। व्यक्तित्व के निर्धारक से तात्पर्य कुछ ऐसे कारकों से होता है जिससे व्यक्ति का विकास प्रभावित होता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस तरह के कारकों को तीन भागों में विभाजित किया है। पहला है बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स और हेरिडिटी फैक्टर्स अर्थात जैविक कारक। दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स अर्थात पर्यावरणीय कारक और थर्ड है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अर्थात मनोवैज्ञानिक कारक। सबसे पहले हम लेंगे जैविक कारक। बायोलॉजिकल फैक्टर्स से तात्पर्य स्पष्टतः वैसे कारकों से होता है जो आनुवंशिक अर्थात हेरिडिटी से होते हैं तथा जो जन्म या जन्म से पहले ही व्यक्ति में मौजूद होते हैं और व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। ऐसे प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है जेनेटिक एंडोवेंट्स अर्थात जनिक वृत्तिदान। सेकंड है फिजिकल स्ट्रक्चर और फिजिक। थर्ड है फिजिकल डिप्राइवेशन और डिस्ट्रप्शन। फोर्थ है बायोकेमिस्ट्री एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फिफ्थ ब्रेन डैमेज। सिक्स्थ नर्वस सिस्टम। अब हम सबसे पहले लेंगे जेनेटिक एंडोवेंट्स। जेनेटिक एंडोवेंट्स के बारे में आधुनिक वैज्ञानिकों का मत है कि स्वयं मनोवैज्ञानिक विशेषताएं आनुवंशिक नहीं होती बल्कि व्यक्ति केवल ऐसी कूट सांकेतिक सूचनाओं को आनुवंशिक करता है जो निश्चित दशाओं में मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को निर्धारित करती हैं। आधुनिक युग प्रिंस स्टडी, फैमिली रिस्क स्टडी तथा चाइल्ड एडॉप्शन स्टडी नामक तीन प्रधान साधनों से ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिनसे पता चलता है कि विकास में आनुवंशिकता की प्रमुख भूमिका होती है। जेनेटिक एंडोवेंट्स अर्थात जनिक वृत्तिदान के संदर्भ में दो प्रमुख कारक की चर्चा यहाँ की गई है। सबसे पहला कारक है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हमारे शरीर में अनेक कोशों से यानी सेल से निर्मित होता है। हमारा जो शरीर है, एक कोश की नाभि में 46 क्रोमोसोम्स अर्थात गुणसूत्र होते हैं। गर्भधारण के समय, प्रेगनेंसी के समय सामान्य बच्चे की आधारशिला में 23 क्रोमोसोम्स पिता से तथा 23 क्रोमोसोम्स माता के ओवम से आते हैं। 23rd पेयर को छोड़कर 23वें जोड़े को छोड़कर शेष 22 जोड़े गुणसूत्र नर व मादा में अर्थात मेल एवं फीमेल में समरूपी अर्थात समान होते हैं। प्रथम 22 युग्मों को ऑटोसोम्स और 23वें युग्म को सेक्स क्रोमोसोम्स का नाम दिया जाता है। सामान्य मादा में यानी जो सामान्यतः जो हमारी फीमेल है उसमें उसके 23वें जोड़े में XX क्रोमोसोम तथा मेल के 23वें जोड़े में 23rd पेयर में XY क्रोमोसोम्स होते हैं। प्रत्येक XL में केवल X क्रोमोसोम और प्रत्येक स्पर्म सेल में एक X या एक Y क्रोमोसोम होता है। यदि एक X प्रकार का स्पर्म XL में प्रवेश पाता है तो फर्टिलाइज डिम में XX युग्मित होता है, XX पेयर होता है जिससे मादा बच्चे का जन्म होता है। जबकि यदि Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म XL में पहले से ही XL को फर्टिलाइज कर देता है तो 23वें युग्म में XY हो जाता है जिससे नर बच्चा पैदा होता है। इस प्रकार से जो है एक बच्चे की आधारशिला होती है। अनेक शोधों से पता चलता है कि गुणसूत्रों की संरचना की संख्या और उसकी संरचना में असामान्यताएं होती हैं जो अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न करती हैं। ये विकार निम्न प्रकार से है। सबसे पहले है टर्नर सिंड्रोम। कुछ संयोगों में 23वें युग्म में
एक सदस्य गायब हो जाता है। यह मादा की दशा में ही पाया जाता है, मादा यानी फीमेल की दशा में ही पाया जाता है। इस XO यानी एक गायब हो गया, XX में से एक गायब हो गया तो क्या हो गया XO। XO क्लाइनफेल्टर कॉन्फ़िगरेशन, XO संरूपण या कॉन्फ़िगरेशन को टर्नर सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। इस संलक्षण में, इस असामान्यता में पीड़ित रोगी कद में छोटे तथा मोटी गर्दन वाले होते हैं तथा ये प्यूबर्टी पर लैंगिक रूप से अव्यवस्थित होते हैं। प्यूबर्टी यानी वयस्संधि अवस्था में लैंगिक रूप से, सेक्सुअल रूप से जो है ये अविकसित होते हैं। ये गणितीय तर्कना यानी जो रीजनिंग है उसके अंदर, मैथमेटिकल रीजनिंग में और विजुअल यानी दृश्य क्षेत्र में स्थानिक संगठन, स्पेक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में पिछड़ापन प्रदर्शित करते हैं। ये तो था फर्स्ट पॉइंट, टर्नर सिंड्रोम। सेकंड है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कभी कभी 23वें गुणसूत्रीय युग्म में एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है जिससे XXY संरूपण कॉन्फ़िगरेशन विकसित हो सकता है। इस दशा को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। ये व्यक्ति संरचना के दृष्टिकोण से मेल होते हैं यानी नर होते हैं, परंतु ये लैंगिक विकास के दृष्टिकोण से, लैंगिक यानी सेक्सुअल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से पिछड़े हुए होते हैं और मेंटल रिटार्डेशन का शिकार होते हैं। ये था हमारा सेकंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। उसके बाद थर्ड है हमारा XXY कॉन्फ़िगरेशन F टाइप। कुछ दशाओं में XXY संरूपण कॉन्फ़िगरेशन F प्रकार भी दिखाई पड़ता है। ये व्यक्ति मादा की श्रेणी में वर्गीकृत किए जाते हैं और ये उन असामान्यताओं से पीड़ित नहीं होते जिसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के रोगी पीड़ित होते हैं। सन 1967 में 1967 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडिकल जांच के दौरान पोलैंड की एक महिला खिलाड़ी को इसी आधार पर अयोग्य घोषित किया गया था कि उनमें XX के साथ एक Y गुणसूत्र भी था। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर सुपरमेल XYY कॉन्फ़िगरेशन। सुपरमेल का निर्माण XYY संरूपण या कॉन्फ़िगरेशन से होता है। ये विशालकाय, अत्यधिक आक्रामकशाली तथा लैंगिक दृष्टिकोण से, सेक्सुअल व्यू पॉइंट से अत्यधिक मर्द होते हैं यानी मेल होते हैं, लेकिन बहुत ही आक्रामक होते हैं और बहुत लंबे चौड़े होते हैं, विशालकाय होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सुपर फीमेल XXY कॉन्फ़िगरेशन। सुपर मादा अर्थात सुपर फीमेल का निर्माण XXX संरूपण से होता है, संरूपण यानी कॉन्फ़िगरेशन से होता है। प्राय ऐसी मादा मानसिक मंदन, मेंटल रिटार्डेशन से पीड़ित होती है। ऑटोसोम्स की विसंगतियां भी असामान्यताओं को उत्पन्न करती हैं और ये असामान्यताएं जो हैं ये दो प्रकार की होती हैं, जैसे कि हमारी एकल सूत्रीय यानी मोनोसोमी तथा दूसरी है ट्राइसोमी। फर्स्ट है हमारी डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का निर्माण 21वीं गुणसूत्रीय त्रिसूत्रीयता से यानी ट्राइसोमी से होता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति मानसिक मंदन के शिकार होते हैं। फिर इसमें सेकंड है 18 त्रिसूत्रीयता यानी 18 ट्राइसोमी की दशा में व्यक्ति की ठोड़ी तथा कान विरूपित होते हैं और उसका स्नायु संस्थान नर्वस सिस्टम दोषपूर्ण होता है। ऐसे बच्चे अनेक व्यवहार असामान्यताएं प्रदर्शित करते हैं। थर्ड है इसमें 13
त्रिसूत्रीयता अर्थात 13 ट्राइसोमी की दशा में बच्चे का सिर व मस्तिष्क छोटा होता है और उसका नेत्र विकास भी दोषपूर्ण होता है। वह गुर्दे व हृदय विकारों से पीड़ित होता है। ऐसे बच्चे अनेक व्यवहार असामान्यताएं प्रदर्शित करते हैं। फिर नेक्स्ट है 21 या 21वें पेयर के अंदर जो है एकल सूत्रीयता, यानी एक क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी XO क्रोमोसोम जो है वो पाया जाता है। 21वें में एकल सूत्रीयता की दशा में 21वें युग्म में एक सदस्य नष्ट हो जाता है, जिससे रोगी में केवल 45 गुणसूत्र ही रह जाते हैं, अर्थात 46 की जगह 45 गुणसूत्र ही रह जाते हैं। इस दशा में कायिक लक्षण यानी डाउन सिंड्रोम के लक्षण, कायिक लक्षण ऑटोसोमल्स के जो लक्षण हैं वो प्राय डाउन सिंड्रोम के लक्षणों के विपरीत होते हैं। रोगी का नाक तीखा होता है और आँखों की परस्पर दूरी अपेक्षाकृत कम होती है। इनके कान बहुत बड़े होते हैं और ये प्राय हीनता के शिकार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 18 एकल सूत्रीयता, यानी 18वां जो क्रोमोसोम है उसके अंदर एक क्रोमोसोम गायब हो जाता है। 18 एकल सूत्रीयता वाले मानव में प्राय ऐसे कायिक लक्षण ऑटोसोमल सिम्टम्स होते हैं जो 18 त्रिसूत्रीयता वाले रोगी के लक्षणों के विपरीत होते हैं। इनके कान बड़े और इनकी अंगुलियां लंबी होती हैं। प्राय इन लोगों में भी हीनता की भावना रहती है। इस प्रकार अनेक शोधों से पता चलता है कि गुणसूत्रीय विसंगतियां विकास में असामान्यताओं से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जीन्स। हमने यह स्पष्ट किया है कि हमारे शरीर की कोश की नाभि में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र पर ऐसी व्यक्तिगत आनुवंशिक इकाइयाँ होती हैं जिन्हें जीन्स का नाम दिया जाता है। एक जीन्स डीएनए का अंश होता है। यह जनिक सूचनाओं का संवाहक होता है, यानी कैरियर होता है। जनिक सूचनाएं हेरेडिटी फैक्टर्स, हेरेडिटी जो सूचनाएं हैं उनका संवाहक कैरियर होता है। ये पैतृक युग्मों में पाए जाते हैं, यह भी मतलब पेयर्स के अंदर पाए जाते हैं। प्रत्येक युग्म का एक पैतृक यानी हमारा जो जीन है, क्रोमोसोम है, प्रत्येक युग्म का एक जीन स्पर्म क्रोमोसोम से तथा दूसरा रजकण या गुणसूत्र अर्थात ओवम क्रोमोसोम से आता है। एक यानी पिता से आता है और एक माता से आता है। जीन्स की महत्वपूर्ण विशेषता डोमिनेंस सेल तथा रिसेसिवनेस होती है, यानी एक तो प्रबलता और दूसरी है अप्रबलता। जब पैतृक के दोनों सदस्य प्रभावी होते हैं यानी डोमिनेंट होते हैं तो व्यक्ति इस प्रबल जीन द्वारा निर्धारित विशेषक यानी ट्रेड जो गुण है के प्रारूप को अभिव्यक्त करता है। और जब एक जीन प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है, यानी एक डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव होता है, तब भी प्रभावी पैतृक ही उभर कर सामने आता है। परंतु जब दोनों जनक रिसेसिव जीन का अंशदान करते हैं, केवल तब ही अप्रभावी जीन का द्वारा निर्धारित विशेषताओं का अप्रभावी प्रारूप अभिव्यक्त होता है, यानी रिसेसिव जो जीन है वो सामने उभर कर आता है। अब इसके अंदर भी जीन से संबंधित भी अनेक असामान्यताएं हैं जो कि अनेक दोष हैं जिसके कारण से हमारे विकास के अंदर अनेक असामान्यताएं उत्पन्न होती हैं। तो ये कौन कौन सी असामान्यताएं हैं? सबसे पहले है फोलिंग ने सर्वप्रथम PKU फिनाइल केटोन्यूरिया नामक विकार का पता लगाया था। PKU नामक आनुवंशिक चयापचय मेटाबॉलिक विकार ऑटोसोमल
अप्रभावी यानी रिसेसिव जीन द्वारा संप्रेषित होता है। इस विकार से ग्रस्त रोगियों में मानसिक मंदन, मेंटल रिटार्डेशन, दौरे, चलने फिरने की समस्या तथा भाषा समस्याएं, उच्च सक्रियता तथा पलायनवादी टेंट्रम प्रदर्शित होता है। ये तो था हमारा PKU, फिनाइल क्यूटिन्यूरिया। दूसरा है नेक्स्ट लेश-नायन सिंड्रोम। एक ऐसी घातक तंत्रिकीय दशा है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जो एक संबंधित अप्रभावी पैतृक द्वारा संप्रेषित होती है। इस रोग से रोगी केवल मात्र नर ही प्रभावित है। रोगी में मतलब नर ही प्रभावित होते हैं। व्यवहारात्मक प्रतिमान यानी उनके जो व्यवहार हैं उनके अंदर बैरियर्स जो हैं वो प्रदर्शित होते हैं। थर्ड पॉइंट है ट्राइशाह। ट्राइशाह एक घातक जनिक दोष होता है जो अप्रभावी ऑटोसोमल पैतृक द्वारा यानी जीन्स के द्वारा संप्रेषित होता है। इससे पीड़ित रोगियों में बार बार तेजी से आँखों का झपकना, अंधता, गतिवाही क्रियाओं में गिरावट तथा कुछ अन्य विकृतियाँ दिखाई देती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हंटिंगटन्स कोरिया नामक विकार घातक अप्रभावी डोमिनेंट ऑटोसोमल जीन्स द्वारा निर्धारित होता है। इससे पीड़ित रोगियों में मानसिक गिरावट बढ़ती जाती है। ऐसे रोगियों में पहले संवेगात्मक विक्षेप इमोशनल डिस्टर्बेंस और बाद में गतिवाही विकृतियाँ अर्थात मोटर डिफेक्ट्स जो हैं विकसित होते हैं। आधुनिक शोधों से पता चलता है कि जनिक प्रभावों की सक्रियता बहुपैतृकीय पॉलीजेनिकली होती है। व्यवहार के क्षेत्र में हमारी अधिकतम जानकारी केवल पारिवारिक अध्ययनों पर ही आधारित है। इस प्रकार ये यहाँ कॉलमैन के अध्ययन हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। अपने अध्ययनों में उन्होंने बताया कि असमरूपी यमज जैसे हमारे फेटर्नल ट्विंस की तुलना में समरूपी यमज आइडेंटिकल ट्विंस में मनोविदिलता अधिक सुसंगतता दर से पाई जाती है, मतलब अधिक मात्रा में पाई जाती है। समरूपी यमजों में यह दर 86.2%, जबकि असमरूपी युग्म्स में ये जो है ये दर ये 14.5 पाई जाती है। इस प्रकार जो ये कहा गया है कि हमारे जो ये आधुनिक शोधों से यह पता चलता है कि एक जो व्यक्ति है उसके विकास में ये हेरिडिटी फैक्टर्स जो हैं आनुवंशिक कारक या जनिक कारक बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं। थैंक यू।